अच्छा जी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में इक्विटी की वैल्यूएशन पढ़ी थी और इक्विटी की वैल्यूएशन में हमने ये देखा था कि भाई मार्केट वैल्यू इक्विटी की कैसे मालूम की जाती है, याद आ रहा है? अच्छा जी, आज हम ना बिल्कुल एक आइसोलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो कनेक्ट करना है हमने बैक के साथ फिर, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे जनाब डेट एंड अलाइड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, गुड, लग शुक्र जी। डेट एंड अलाइड कॉन्सेप्ट्स आज हमने देखने, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल एरिया है, थोड़ा सा मुश्किल एरिया है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी हो तुम लोग हैं। चलें जी, तैयार हो मेरे बच्चों? डेट एंड अलाइड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट होल्डर के रिटर्न को भी कहते हैं शेयर होल्डर्स के रिटर्न को कहते हैं डेट होल्डर के रिटर्न कॉस्ट ऑफ नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट कहलाता है बेटा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इक्विटी होल्डर्स का रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ डेट डेट होल्डर्स का रिटर्न। शक्ल दे तो मुल्ला है और काम तेरा खुल्ला में खुल्ला है। अच्छा अच्छा जी, फुल यो म्यूजिक डाला हुआ है था किसका? रयान का था ये? अच्छा, तुम्हारा तो जलील हो गया। अच्छा जी, चलो देखो दोस्त, जो चीजें आज सिखा रहा हूँ ना, इतने आराम आराम से सिखाऊंगा, सुकून सुकून से मैं इस पे लूंगा 4 से 5 क्लासेस, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो इवन बीएफडी में आने के बाद भी ना लोगों को मुश्किलात में डालता है, तकलीफ देता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरिया। मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान देना। मैं बहुत छोटी छोटी इलस्ट्रेशन जमा करते 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 ना कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाऊंगा। और एक एक नियत करो कि जहां इसमें समझ में ना आए कुछ, आपने वहीं पूछना है, वहीं रोकना है आपने। अच्छा, आप किताब उठाओगे ना कॉस्ट ऑफ डेट की, टोटल 3 पेजेस के ऊपर टोटल डाटा दिया हुआ बस, लेकिन जब आप उसको सवालों से कनेक्ट करोगे दुनिया ही अलग है। ठीक है जी, तो मैं वो अल्टीमेट सवाल देख के चीजें करा रहा हूँ रात दिन के किताब की अपनी कवरेज देख के चीजें करा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि सवाल भी किताब के अंदर ही है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ, एक कंपनी है, इस कंपनी को लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। इस कंपनी ने 1000 रुपए का एक बॉन्ड इशू किया। क्या इशू किया? अच्छा, बॉन्ड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? एक ऐसा लोन जो 1 साल से ज्यादा का लोन हो। क्या हो? 1 साल से ज्यादा का लोन। अब सुनना, ये बैंक के पास नहीं गई, ये कंपनी लोन लेने के लिए बैंक के पास नहीं गई, ये गई पब्लिक के पास। ठीक है जी, किसके पास गई? अब अज्यूम करते हैं पब्लिक में एक ही बंदा है। ठीक है जी, इस बंदे ने क्या किया? कंपनी से ये बॉन्ड परचेज किया, कंपनी को दिए 1000 रुपए लोन के तौर पे, और बॉन्ड इस बंदे के पास चला गया। डन। अब बताओ, कंपनी ने लोन लिया किस तरीके से? बॉन्ड बेच करके, बॉन्ड इशू करके। ऐसा बॉन्ड किसके पास चला गया? पब्लिक के पास। पब्लिक को मैं जनरल नाम दे दूं, इन्वेस्टर के पास। किसके पास? इन्वेस्टर के पास चला गया बॉन्ड। इन्वेस्टर के पास जब बॉन्ड गया है, इन्वेस्टर ने कितने रुपए का ये बॉन्ड खरीदा है? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है। कंपनी ने कहा इस बॉन्ड की फेस वैल्यू, इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000। इन्वेस्टर ने कहा ये क्या होती है? बॉन्ड होल्डर, यानी इन्वेस्टर ने कहा, बॉन्ड होल्डर, इन्वेस्टर भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर का मतलब जिसके पास बॉन्ड है। बॉन्ड होल्डर ने कहा फेस वैल्यू का क्या मतलब है? कंपनी ने कहा फेस वैल्यू का मतलब है जब कंपनी कल लिक्विडेट हो रही होगी, खत्म हो रही होगी, तुम अपना बॉन्ड लेकर आना, तुम्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है जी, यानी जब कंपनी लिक्विडेट हो तो तुम्हारा लीगल राइट कितना है उसके अंदर? 1000 रुपए का। तो कंपनी ने कहा हम लिक्विडेट हो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हादसा हो गया, कोई मसला हो गया और हम लिक्विडेट हुए, तो तुम्हारा लीगल राइट कितना है? अब मतलब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया। नहीं 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 नहीं, प्रोस्पेक्टस नहीं। प्रोस्पेक्टस के बारे में पता तुम लोगों को क्या होता है? प्रोस्पेक्टस ये होता है कि जब आपने शेयर या बॉन्ड इशू करने होते हैं, उससे पहले आप आवाम को घेरते हो। जैसे हमारे यहाँ बैच शुरू हो रहा था, हम क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो प्रोस्पेक्टस सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पुराने जमाने में प्रोस्पेक्टस हार्ड कॉपी में हाथ में मिलता था, अब वो वेबसाइट पे लग गया है। ठीक है जी, अब थोड़ा टाइम आएगा, आगे वो व्हाट्सएप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम इस वक्त बात करें, एक कंपनी ने लोन लिया कितने का? 1000 रुपए का। और ये लोन दिया किसने? एक इन्वेस्टर ने खरीदा है, पब्लिक ने दिया है, या
बॉन्ड होल्डर, कोई आप इसको नाम दे दो। सर इस कंपनी ने कहा इस बॉन्ड का टर्म 5 साल है। कितना? 5 साल है। मुझे बताओ 5 साल का मतलब क्या? 5 साल तक जो है ये कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी, इस पे क्या पे करेगी? सूद पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो इस इन्वेस्टर ने कहा 5 साल तक ये पैसा अपने पास रखोगे तो हमको कहा दोगे? कंपनी ने कहा हम आपको देंगे कूपन रेट। क्या देंगे? कूपन रेट नहीं है। तो ये कूपन रेट पे करेगा 10%। क्या मतलब? हर साल ये कंपनी 10% का सूद पे करेगी। किसको? बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर को। डन? ऐसा। अब बताओ डील हुई क्या है? बॉन्ड होल्डर आज 1000 रुपए दे रहे कंपनी को। कंपनी 1000 रुपए के ऊपर जो है वो हर साल 5-10% का सूद पे करेगी बॉन्ड होल्डर को, और एंड में आके 1000 रुपए वापस कर देगी। ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ हमने यहाँ 4-5 टर्म सीखी। मुझे बताओ ये जो कंपनी है इसको टेक्निकल टर्म्स में हम क्या कहेंगे? तो वेरी गुड सर, इसको हम इशूअर कहेंगे। क्या कहेंगे? इशूअर कहेंगे। ऐसा। अब बताओ इन्वेस्टर या बॉन्ड होल्डर कौन है? वो बंदा है जिसने बॉन्ड खरीदा है। ऐसा। ऐसा सर। बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1000 है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? जिस रेट से कंपनी सूद पे करेगी। सर बॉन्ड का टर्म कितना है? आप इसको बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड वो लोन होता है जो 1 साल से, अच्छा व्हाट इफ के 1 साल या उससे कम का लोन हो, उसको हम कहेंगे बिल। क्या कहेंगे? बिल। BILL बिल। ठीक है जी। नाम सुना है ट्रेजरी बिल? गवर्नमेंट लोन लेती है 1 साल या उससे कम का तो वो ट्रेजरी बिल होती है। 1 साल से ज्यादा का लोन हो तो बॉन्ड, 1 साल या उससे कम का लोन हो तो बिल। क्या कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है? बिल इशू किया? बॉन्ड इशू किया। ऐसा। अब बताओ सर, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, कंपनी कौन है? सर जो जिसने बॉन्ड खरीदा वो कौन है? इन्वेस्टर है। बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं कि बॉन्ड का इसका टर्म कितना है? 5 साल, यानी इसका टर्म 5 साल है। फेस वैल्यू कितनी है? 1000 है। कूपन रेट कितना है? 10%। ये बात भेजे में बैठती है। ये बात भेजे में बैठती है। अब सुनो 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 सुनो। इस इन्वेस्टर ने कंपनी से ये कहा, ए कंपनी तुम 10% का सूद मुझे दे रही हो, क्या तुम्हें आइडिया है कि ये पैसे अगर मैं मार्केट में किसी और जगह इन्वेस्ट करता, किसी बैंक में रखता, किसी और कंपनी का बॉन्ड खरीदता आज के दिन, तो वो मुझे क्या इंटरेस्ट पे करती? ये सवाल कौन पूछ रहा है? सर इन्वेस्टर पूछ रहा है कि अगर ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे कहां कितना रिटर्न मिलता? कंपनी ने कहा आपको मार्केट रेट भी 10% ही मिलता। कितना? तो मैं भी आपको 10% का रेट ही दे रही हूं। मार्केट रेट का मतलब क्या है? बाकी मार्केट में सूद का रेट क्या चल रहा है? 10% चल रहा है। हमारा सूद का रेट कितना है? 10%। फेस वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर से लिए कितने हमने? 1000 रुपए। क्या हमने बॉन्ड होल्डर से ज्यादा तो नहीं लिए? 1100-1200 तो नहीं लिए? नहीं। क्यों 1100-1200 देगा? बॉन्ड होल्डर पागल का बच्चा है? 1000 रुपए की चीज के कितने देगा? 1000 रुपए ही देगा। व्हाट इफ के मार्केट रेट होता 12%? मार्केट में 12 अंडे देने वाली मुर्गी 1000 रुपए की मिल रही है, क्या हम उसको 10 अंडे देने वाली मुर्गी 1000 रुपए में चिपका सकते हैं? नहीं। वो चिल्लाता, फिर वो कहता मार्केट में 12% का सूद चल रहा है, तुम मुझे 10% दे रहे हो, तो मैं आपको इस बॉन्ड के 1000 रुपए नहीं दूंगा। वो क्या करता? कम पैसे देता, डिस्काउंट पे खरीदता बॉन्ड। ऐसा। व्हाट इफ कि हमारा बॉन्ड 14-15% का इंटरेस्ट दे रहा होता तो फिर हम कहते भाई हमारा मुर्गा जो है ना वो, या मुर्गी जो है वो ज्यादा अंडे देती है, तो आपने क्या करना है? इसके पैसे ज्यादा देने। तो मुझे बताओ सर, डे वन पे कूपन रेट और मार्केट रेट क्या होगा? सेम होगा। डे वन पे कूपन रेट और मार्केट रेट क्या होगा? सेम होगा, ताकि कंपनी अपनी बॉन्ड की फेस वैल्यू के बराबर का पैसा बॉन्ड होल्डर से रिसीव कर सके। ऐसा है? ऐसा है। ये बात भेजे में बैठी। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है? वेरी गुड सर। इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1000। इस बॉन्ड का कूपन रेट कितना है? जनरल मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 10% रेट चल रहा है। ये बॉन्ड है। क्यों? किसने का ये बॉन्ड है? सर 1 साल से ज्यादा का बॉन्ड है। मुझे बताएं सर, क्या हर साल हमें 10% का सूद मिलता रहेगा अगर जो इन्वेस्टर है उसको? ये बात भेजे में बैठती है। ये की टर्म्स और ये सारी चीजें अपने पास नोट कर। इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट रख सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट इधर है 10% ना। अच्छा देखो, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट क्या होगा? जो जनरल मार्केट का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना? कैमरा की ब्राइटनेस क्या है? ये कैमरा की सारी चीजें चेंज हो रही हैं, वो छोटा कैमरा यहाँ लगा करेगा ताकि बस सिर्फ टीचर का आपको फेस दिखे। ठीक है।
तिब्बत क्रीम कौन लगा गया है? बचपन याद आ गया, अम्मा तैयार करती थी ना, मुंह पे लगा के रगड़ा देगा स्कूल है। खैर खैर खैर, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट रेट और कूपन रेट डिफरेंट हो। हाँ हो सकता है, तो फिर आप आवाम से उतने पैसे नहीं मांगेंगे जो 1000 रुपए ना, ये इससे ज्यादा कम मांगेंगे फिर। देखो मार्केट में भी सूद का रेट कितना है, 10%, आप भी कितना सूद दे रहे हो, तो फिर भाई आपके बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपए ही होनी चाहिए, जो फेस वैल्यू हुई मार्केट वैल्यू। क्योंकि इन्वेस्टर को हम कहते हैं कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तुम्हें यही सूद मिलेगा, हम भी यही सूद दे रहे हैं। मार्केट रेट और कूपन रेट का फर्क, हम क्या सूद दे रहे हैं वो कूपन रेट है, मार्केट में क्या मिल रहा है, यानी बाकी लोग क्या सूद दे रहे हैं वो भी यही है। जी मेरे बच्चे, देखो बैंक में जब इन्वेस्ट करेगा ऑब्वियस सी बात है रिटर्न कम मिलेगा, ठीक है ना। बैंक में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न कम मिलेगा, सीधी सी बात है। ये जो कूपन रेट है 10%, ये इस कंपनी के रिस्क इंक्लूड करके, दिस 10% इज इंक्लूसिव ऑफ द रिस्क, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आज बैंक में पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे शायद 6% का सूद मिले, लेकिन अगर मैं आज किसी कंपनी का बॉन्ड खरीद लूं तो मुझे 10% का सूद मिलेगा, लेकिन उस जैसी बाकी कंपनीज का रेट भी 10% ही होगा, उस जैसी बाकी कंपनीज, ठीक है। जैसे ऑयल कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, सबका रेट क्या होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, कुछ जगहों पे ऊपर नीचे होता है, जहां कुछ कंपनी ज्यादा रिस्की है, कुछ कंपनीज कम रिस्की है। जब मैं बात करूंगा मार्केट रेट की, तो इसका मतलब पता है क्या है, इस जैसी कंपनी जो बाकी है मार्केट में, वो क्या रेट ऑफर कर रही है, ठीक है ना। सारे पूरे मार्केट का एक रेट नहीं हो सकता, क्लियर है ना जी। सर मार्केट रेट कूपन रेट का फर्क मैंने बता दिया, कूपन रेट और मार्केट रेट बाद में चेंज हो सकता है, कूपन रेट फिक्स रहेगा, मार्केट रेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। सर अगर इन्वेस्टर फेयर वैल्यू, सवाल इसमें क्या है बेटा, जी बढ़े हम आगे। कुछ भी देगा इन्वेस्टर को 10% ही देगा, क्योंकि ये सूद का मामला है, इसमें प्रॉफिट से लिंक नहीं होगा, ठीक है ना, ये मजबूरी है कंपनी की। हाँ, बिल्कुल उसको 10% देता ही रहेगा कंपनी। जी जनाब, कंपनी की गुडविल या रिस्क फैक्टर की वजह से प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, आने दो आगे, आने दो चीजें, थोड़ा सा आगे आने दो। जवाब है नहीं, साद उस्मानी जवाब है नहीं, ठीक है। वो शेयर्स में होता है, बॉन्ड्स में नहीं होता, ठीक है। जी जनाब, अच्छा जी चलो अब आगे बढ़ो जरा दोस्त, अब थोड़ा टेक्निकल चीज, ठीक है। एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे किसका, सुनो, ये वाले कैश फ्लोज नहीं जो तुम पढ़ कर आ रहे हो। एक बात बताओ, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, किसके पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर के। इन्वेस्टर ने कितने पैसे डे वन पे अपने घर से लाने, 1000 रुपए। बंद हो गया क्या, अच्छा नहीं, दोस्त पे लगा। इन्वेस्टर ने ईयर 0 पे कितने पैसे अपने घर से लाने, 1000, डन। इन्वेस्टर को मिलेगा क्या साल साल बेसिस, सर पहले साल के एंड पे, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे और पांचवें साल के एंड पे क्या मिलेगा, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपीज, 100 रुपीज और 1100 रुपए, ऐसा। ये है इन्वेस्टर के टोटल कैश फ्लोज, ये क्या है इन्वेस्टर के टोटल कैश फ्लोज, ऐसा। और मुझे बताया कैश फ्लोज आपने किस रेट से निकाले, कूपन रेट से निकाले, हमने कूपन रेट से निकाले। कंपनी में पैसा इन्वेस्टर डालेगा कितने, 1000 रुपए, 1000 रुपए में उसको मिलेगा क्या, 100 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 100 रुपया और एंड में आगे 1100 रुपए। जी मेरे बच्चे, अच्छा देखो ईयर 0 का मतलब क्या होता है, इस पे क्लियर हो जाते हैं पहले। ईयर 0 का मतलब होता है ईयर 1 का स्टार्ट, और ईयर 1 का क्या मतलब होता है, ईयर 1 का एंड। तो जब वो पहले दिन इन्वेस्ट करेगा तो उसको सूद कब मिलेगा, पहले साल के एंड पे। अच्छा ईयर 2 का मतलब क्या होगा, ईयर 2 का एंड। अच्छा ईयर 2 का स्टार्ट क्या है, ईयर 1, ठीक है जी। तो ईयर 0 का मतलब है ईयर 1 का स्टार्ट, ईयर 1 का क्या मतलब है, ईयर 1 का एंड, और ईयर 1 का मतलब ईयर 2 का स्टार्ट भी है, ठीक है जी। तो आइंदा के बाद जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म्स में बात करेंगे, व्हाट इज ईयर 0, ईयर 0 इज द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, डन। अच्छा जी, अब सुनो 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 सुनो, मुझे बताओ, ये है कैश फ्लोज। हमने एक चीज पढ़ी इक्विटी की वैल्यूएशन में, कि जब आप किसी भी
किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी एसेट का फेयर वैल्यू मालूम करना चाहते हो, मार्केट वैल्यू मालूम करना चाहते हो, उसके सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो किससे? मार्केट रेट से। किससे? मार्केट रेट से, रिक्वायर्ड रेट से, मार्केट रेट से। तो मुझे बताएं, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, ये आपने कैश फ्लोज जो कैश फ्लोज बिल्डअप किए, ये किस पे किए? कूपन रेट पे। भाई यही मिलेगा ना इन्वेस्टर को। एक काम करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। किस रेट पे? मार्केट रेट पे। मार्केट रेट कितना है? 10%। सर निकालें जरा मार्केट रेट पे इसकी मार्केट वैल्यू। थोड़ा सा आगे जाने दो, 15 मिनट में ना जो तुम्हारे जहन में सवाल डेवलप हो रहा है सबके जवाब आ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा आगे जाना, सेट है जी। मुझे बताएं सर, 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 1, 90.9। सर फिर इसका डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, 82.6 कर लो, 83 कर लो, कोई टेंशन नहीं। 1.1 रेज़ टू पावर 3, 75 ये 1100 है। 680 टोटल। इसको हटा दो, अब बताओ टोटल 1000। सुनो 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 सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। भाई मैं यानी कंपनी अपने बॉन्ड होल्डर को क्या पे करेगी? सर मैं 1000 रुपए लेने के बाद ये और ये पे करूंगा। इन्वेस्टर को जो मिलना है पैसा रिटर्न के तौर पे, टोटल अमाउंट ये मिलनी है। सर हमने एक थ्योरी पढ़ी है कि आप किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो किस रेट से? मार्केट रेट से। तो आपको क्या मिल जाएगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने इन्हीं कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 10% पे निकाली, कितनी निकली? 1000। बताओ इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 1000। इस बॉन्ड की फेस वैल्यू भी कितनी है? आइंदा के बाद मार्केट वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे? पहले कैश फ्लोज ड्राफ्ट करोगे कूपन रेट से, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे किससे? मार्केट रेट से। मार्केट रेट कितना कितना था? 10%। कूपन रेट भी कितना था? तभी इसकी फेस वैल्यू भी 1000 और मार्केट वैल्यू भी 1000। अब बताओ कंपनी इसको जब मार्केट में जाके बेचेगी, इस बॉन्ड को किस रेट पे बेचेगी? 1000 रुपए बेचेगी। कूपन रेट कितना है? सर 10%। मार्केट रेट भी कितना है? 10%। ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है। अब मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनना, और सुना और सुना। अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों 1 साल गुजर गया, 1 साल, ये कॉपी करना, ऊपर वाला कर लिया कॉपी, ये करना है कॉपी। लिखो जनाब, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू, नीचे सारा लिख लो। इंटरेस्ट और आखिरी साल 100 रुपए का इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल वापस, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, इन्वेस्टर के पास बॉन्ड पड़ा है, गौर से सुनना। 1 साल गुजर गया। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टर के रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने रह गए जो उसको मिलने? रिमेनिंग कैश फ्लोज कितने रह गए? कितने साल रह गया बॉन्ड का? 4 साल। 4 साल रह गए। बताओ उसको कैश फ्लोज क्या मिलने वाले? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 1100। पता चला मार्केट में इंटरेस्ट रेट 9% हो चुका है। कितना? व्हाट इज मेंट बाय 9%? भाई मुल्क में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, पैसा ज्यादा आ गया। पैसा ज्यादा आ गया तो पैसे की डिमांड कम हो गई। पैसे की डिमांड कम होती है तो पैसे की कॉस्ट भी कम हो जाती है, यानी सूद का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ऐसा। लेकिन जब पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी, तो फिर उसके फ्लिप साइड आते हैं। हम उसमें भी नहीं जा रहे, हम इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 9% हो गया। डे वन पे कितना था? अभी कितना हो चुका है? कंपनी ने सोचा हम 9% से सूद दें, नहीं, कंपनी को कूपन रेट पे सूद देना है, जो कि डे वन से क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फिक्स। अब भाई मार्केट में रेट 9% चल रहा है, हमें मजबूरन कितना देना पड़ रहा है? अच्छा, जिस बंदे के पास ये बॉन्ड पड़ा है, क्या उसको फायदा हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, वो फायदा कैसे रिफ्लेक्ट होगा? इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ऊपर चली जाएगी। कैसे? चेक करो जरा, 9% से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। आप कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो 9% से। 1.09, 1.09, 91.7, और दूसरा
84 पॉइंट, फिर 77 पॉइंट, अब ये 1100 है, देख के 70 टोटल, ये 1000 रुपए से बढ़ क्यों गई है बॉन्ड की वैल्यू? सीधी सी बात है भाई, बाहर मुर्गियां दे रही हैं 9 अंडे, बीमार मुर्गियां, हमारी मुर्गी कितने अंडे दे रही है? तो हम इस मुर्गी को अगर बेचेंगे तो ज्यादा में बेचेंगे, तो सर हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 1032 हो गई, यानी 1000 से, इसका मतलब ये कि जब मार्केट में सूद का रेट कम होगा, आपका बॉन्ड ज्यादा सूद दे रहा होगा, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी। ऐसा मार्केट में सूद का रेट कम हो गया, लेकिन हम अभी भी सूद क्या कर रहे हैं? 10% से दे रहे हैं, तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू ऊपर चली गई। ऐसा, ये बात समझ में आती है? लॉजिकल लगती है? जो FR2 पढ़ रहे होंगे उनको रीजनेबल आइडिया होगा इसका। जी क्यों? मुझे एक बात बताओ, जब पहला साल खत्म हुआ उसको एक सूद का कूपन मिल गया, अब उसको अगला कब मिलेगा? दूसरे साल के एंड में। तो ये टेक्निकली ईयर 1 इज इफेक्टिवली ईयर 2, ठीक है ना? मुझे बताओ इस वक्त हम खड़े कहां? ईयर 0 पे खड़े, ईयर 1 पे खड़े? ईयर 1 के एंड पे खड़े। ईयर 1 के एंड में एक सूद का कूपन मिल चुका है, अगला कूपन अभी मिलेगा या 1 साल बाद मिलेगा? 1 साल बाद मिलेगा। तो 1 साल बाद को हम क्या कहेंगे? 1 ईयर। ईयर 0 का मतलब क्या होता है? अभी, राइट नाउ। क्या इस बंदे को पहला कूपन अभी भी मिलने वाला है? नहीं, वो मिल गया ना ऊपर वाला, क्योंकि हमने कहा भाई एक कूपन इसको मिल गया। अब कितने कूपन रह गए? 4। तो दूसरा कूपन उसको कब मिलेगा? 1 साल के बाद। तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा है। सेट है ना? 0 का मतलब ये कि इसको जो कूपन है पहला वाला भी नहीं मिला, वो भी मिल रहा है इसको, ठीक है ना? क्या कंपनी कार्बोर रेट पे बॉन्ड इशू करती है? बिल्कुल करती है। पहले हम आराम आराम से छोटी छोटी चीजें करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी आपका बच्चा पैदा हुआ, आप कह रहे हो फास्ट बॉलिंग कर लेगा, रुक तो जा भाई, खड़ा तो होने दो, ठीक है? जी बढ़े हम आगे दोस्त। जी मेरा बच्चा, वेरी गुड सर। अगला बॉन्ड का इन्वेस्टर हमसे बॉन्ड नहीं खरीदेगा। किससे खरीदेगा? वो इन्वेस्टर जिसके पास ये बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है, इससे खरीदेगा, हमसे नहीं खरीदेगा। हम तो एक दफा इशू कर चुके हैं ना बॉन्ड। अब बताओ, मार्केट वैल्यू बढ़ी तो फायदा किसको हुआ? कंपनी को हुआ या इसको हुआ? इन्वेस्टर को होगा, ठीक है? ठीक है, कंपनी को कोई नुकसान नहीं। कंपनी एक दफा बॉन्ड इशू कर चुकी, कहानी खत्म। हाँ, कंपनी को एक दर्द हो रहा है कि 9% की जगह हम सूद पे कर रहे हैं किस पे? 10%। खत्म, ठीक है जी। कंपनी को तकलीफ है इसकी। सलमान और आमिर का सलाम कह दें। सलमान और अम्मार, वालेकुम सलाम। मैं तुम लोग अगर डाकिया बैठा हूँ क्या पागल के बच्चे? बड़े हम आगे। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के मार्केट रेट 11% हो चुका होता? अब बताओ, इन्वेस्टर हमें गालियां दे रहा है, एक नंबर का कचरा बॉन्ड है। हम कह रहे हैं भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, मुल्क में मनी सप्लाई चेंज हुई है, ठीक है जी, हमारा कोई कसूर नहीं है। क्या मैं कोई टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ थोड़ा, है बता सकता हूँ मनी सप्लाई मुल्क में कम कैसे होती है? कैसे कम होती है? आइडिया? कौन उठा लेता बैंक से पैसा? सेंट्रल बैंक बैंकों से पैसा उठा लेता? नहीं नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो रिजल्ट है ना मनी सप्लाई के कम होने का। जी पूछो पूछो बेटा। हाँ, लेकिन वो इफेक्टिवली 9% ही कमाएगा जब वो 1032 में खरीदेगा। नहीं कितना? नहीं, देखो जिसने इन्वेस्ट किया है ना, उसको तो 10% का रेट मिल रहा था। नया इन्वेस्टर आया, उसको बॉन्ड आपने महंगा करके बेचा, अब उसको सूद 10 रुपए ही मिल रहा होगा, लेकिन उसने 1032 पे 10 रुपए ले रहा होगा, तो वो 10% नहीं होगा, वो इफेक्टिवली 9% ही कमाएगा। जो सेकंड इन्वेस्टर होता है ना, वो उतना ही कमाता है जो उस वक्त का मार्केट रेट होता है, ठीक है जी। अब जैसे 1032 है, नया इन्वेस्टर इस 1032 पे कमाएगा 9%। कितना? 9%। अभी मैं थोड़ा सा ना आगे जाके एक टेबल बना दूंगा कि अगर एक बंदा 1032 में बॉन्ड खरीदता है, महंगा खरीदता है, तो क्या वो 10% कमाएगा या 9% कमाएगा? सर उसका इफेक्टिव रेट 9% हो जाएगा। इफेक्टिव रेट का आइडिया? इफेक्टिव रेट उसका कितना हो जाएगा?
9% हो जाएगा। ठीक है, यानी 1032 पे उसको जब 10 रुपए का सूद मिलेगा, फिर 10 रुपए का सूद मिलेगा, फिर 10 रुपए का सूद मिलेगा, फिर 10 रुपए का सूद मिलेगा, और एंड पे सिर्फ 1000 रुपए मिलेंगे, तो उसका इफेक्टिवली 32 रुपए का नुकसान है जो उसने डे वन पे पे किए, और ये नुकसान इफेक्टिवली उसके रिटर्न को 10% से क्या कर देगा, 9% कर देगा इफेक्टिव रिटर्न। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, नया इन्वेस्टर अगर ये बॉन्ड खरीदेगा तो उसको कोई फायदा है? नहीं सर, उसको वही मार्केट रेट ही मिल रहा होगा 9%। बॉन्ड खरीदने और बेचने में कभी प्रॉफिट और लॉस इस तरह नहीं होता कि एक नया इन्वेस्टर है, उसने आपसे बॉन्ड खरीदा, मार्केट में रेट 9% चल रहा है, उसको 9.5 मिलने लग गया। नहीं, हमेशा एक इन्वेस्टर कितना कमाता है, उस वक्त का मार्केट रेट। जो पहला इन्वेस्टर था वो 10% क्यों कमा रहा है? क्योंकि उस वक्त मार्केट रेट 10% था जब उसने एंट्री ली थी। नया इन्वेस्टर किस रेट से इनकम कमाएगा? 9% से, क्योंकि उसने एंट्री कब ली है। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, ये एक्सपोर्ट, अच्छा सुनो मैं बताता हूं सर, मुल्क में मनी सप्लाई बढ़ती कैसे? मुल्क में मनी सप्लाई ऐसे बढ़ती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नोट छापती है, ठीक है, नोट छापती है, दबा के नोट छापती है, ठीक है जी, और वो नोट किसको देती है? वो नोट देती है सर लोगों को। ऐसा है? लोगों को कैसे नोट देती है सर? पर तो पैसा आवाम को मिलता है? पैसा आवाम को मिलता है? ना सर, ना ना ना। देखो एक चीज याद रखो, एक चीज कहलाती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये तुम्हारे कोर्स के पार्ट नहीं है, लेकिन सुनो, ये समझो ताकि तुम्हें पूरी इकोनॉमी समझ आए, मुल्क कैसे चलता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, कैश फ्लो टाई करना काम नहीं है तुम्हारा। सुनो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे चाहिए, मुल्क में मनी सप्लाई कम करना है, तो वो क्या करेगा? आपके हाथ में पेपर पकड़ा देगा। क्या पकड़ा देगा? जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। यानी आपके हाथों में, अवाम के हाथों में पेपर दे देगा, अवाम से ले लेगा पैसे उधार के तौर पे। किस तरह? बताओ, मनी सप्लाई श्रिंक हो गई मुल्क में, रिड्यूस हो गई, सक कर लिया सारा पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने। क्या हुआ? मुल्क में मनी सप्लाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। फिर जब अवाम में पैसा छोड़ना होगा तो क्या करेगा? वो अवाम को पैसा वापस करेगा, अपने बॉन्ड रीपरचेज कर लेगा। रीपरचेज करने से क्या होगा? पैसा अवाम की जेब में चला जाएगा, बॉन्ड गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएंगे। तो याद रखो, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन मनी सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसी मनी सप्लाई से हमारा इन्फ्लेशन रेट लिंक्ड है, इसी मनी सप्लाई से हमारा इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, इसी मनी सप्लाई से हमारा एक्सचेंज रेट लिंक्ड है। ठीक है जी, ये तीनों चीजें एक ही सीक्वेंस में चलती हैं। ठीक है जी, जो बंदा आज इमरान खान को गालियां दे रहा है उसको थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ी होनी चाहिए उसको। ठीक है जी, आपके मुल्क में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग शुरू हो गई है, और क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो बांग्लादेशी टके में नहीं होती, वो पहले डॉलर इन्वेस्ट करके जो है वो आपको क्रिप्टो मिलता है। तो जो क्रिप्टो में एंट्री है वो डॉलर के थ्रू है, तो डॉलर की डिमांड एबनॉर्मली मार्केट में बढ़ गई है। ठीक है जी, और गालियां कौन खा रहा है? जो बगैरत के बच्चे कमा रहे हैं उस पर वो गालियां इमरान खान को दे रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए। कल एक बड़े फोरम पे डिस्कशन चल रहा है कि जी पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 130 है, और नहीं इंडिया में नहीं, कैलिफोर्निया में 234 है। सही बात है, ठीक है जी। तो एक ने कहा यार कैलिफोर्निया की पर कैपिटा इनकम देखो ना, पढ़े लिखे जाहिल हो तुम लोग। मैंने कहा भाई सीधी बात, बिल्कुल आपने सही बात की, चलो हम एक बात कर लेते हैं। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, पाकिस्तान की कम है। क्या दोनों को इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल एक ही रेट में मिलता है? हाँ, एक ही रेट में मिलता है, एक ही रेट में मिलता है। अगर 100 रुपए का ऑयल दोनों ले रहे हैं, और एक आगे 130 में बेच रहा है अपनी आवाम को, दूसरा 234 में बेच रहे हैं, तो उसमें पर कैपिटा इनकम झक मार रहा है। ताल्लुक क्या है इसका पर कैपिटा इनकम से? तो आप जब अभी मार्केट में जाओगे ना, आपको मुंह के फायर बहुत मिलेंगे। ठीक है ना, मुंह के फायर बहुत मिलेंगे। वो ऐसे बात कर रहे होंगे जैसे पता नहीं कोई कन्विक्शन है उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर, लेकिन कद्दू पीछे को डटा होगा। पर कैपिटा इनकम से ऑयल प्राइसेस का क्या ताल्लुक है? ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसलिए बोलता हूँ इस सब्जेक्ट में सीखना बहुत सारी चीजें। ये आपको पूरा मौका देगा कि पूरी मुल्क की स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कैसे चलती है। अभी हमने सिर्फ स्टार्ट लिया, सिर्फ बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। जैसे से आगे जाते जाएंगे हम डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है जी, कि भाई पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए इंटरेस्ट रेट थ्योरी जो फलां बंदे ने पेश की थी उसका क्या मौकिफ था, दूसरे ने आगे उसको निगेट किया, तीसरा आया उससे अच्छी थ्योरी लेकर आया, चौथा आया उससे अच्छी थ्योरी लेकर आया। हम जो लेटेस्ट थ्योरी पढ़ेंगे वो सीएपीएम की पढ़ेंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और इससे कोई 10 नई थ्योरीज एडवांस में आ चुकी है। लेकिन हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लेकिन खैर ये थ्योरी भी बड़ी ऑथेंटिक थ्योरी है। ठीक है जी, बड़े मांगे दोस्त। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली? किस चीज का? ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक नहीं करता। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है थ्रू स्टेट बैंक।
ठीक है, आगे आगे सारी चीजें बताता जाऊंगा, कोर्स भी साथ साथ में करना है, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त, बताओ 11% से इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? 90.09। फिर आपको पता है मैंने एक दिन क्लास में कराया, कुछ बंगियों ने उसको डिस्काउंट कर दिया 11%। इसको नहीं करना, हाँ, इसी को डिस्काउंट करना है 11%। क्या जबरदस्ती, क्या आ रहा सर टोटल? 960। अब ये कम क्यों हो गया बॉन्ड की वैल्यू? सर क्योंकि मार्केट में रेट ज्यादा है, हमारा बॉन्ड थका हुआ रेट दे रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? अब बताओ ये टेंशन किसको लेनी चाहिए कि हमारे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कम हो गई है? इन्वेस्टर को। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा उसामा बताता हूँ, नहीं कोई इंपैक्ट नहीं, फेस वैल्यू भी 1000 है, एंड पे जो भी इन्वेस्टर होगा उसको मिलेंगे 1000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा जी, बड़े हम एक स्टेप आगे। अब बताओ क्या मार्केट वैल्यू निकाल लोगे किसी भी बॉन्ड की? कैसे निकालोगे? कूपन रेट से उसके कैश फ्लोज निकालेंगे और मार्केट रेट से उसको डिस्काउंट करेंगे, ऐसा, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? मार्केट वैल्यू होगी। क्लियर है ये? बड़े एक स्टेप आगे दूं एक सवाल आपको, पक्का? क्या मैं कह सकता हूं ये बॉन्ड एक रिडीमेबल बॉन्ड है? रिडीमेबल, 5 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे ना? 5 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। हाँ भाई, चाचा क्या बताया मैंने भी? रिडीमेबल नहीं, मैंने इसका दूसरा साइड क्या बताया आपको? है यार, गलत बात है ना, बातें कर रहे हो, पूरा मैंने बता दिया रिडीमेबल बॉन्ड में क्या होता है, रिडीमेबल में क्या, तुमने सुना ही नहीं। मैंने इरिडीमेबल का भी बताया यार, मैंने बताया नहीं बताया फजल? बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, अब आपने मुझे मार्केट वैल्यू निकाल के देनी है, मैं बढ़ू एक स्टेप आगे। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट अभी तक ये डिसाइड कर रही है कि ये सब्जेक्ट थ्योरी है या ये प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, अभी तक कहीं पे क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है जी। चलो, ये राइटिंग स्किल्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। अंग्रेजी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये जो बाकी हम पढ़ रहे हैं ये तो दुप्पल है। अच्छा जी सर, मेरे पास एक बॉन्ड है, फेस वैल्यू उसकी 1000 रुपए। देखो एग्जाम में कुछ भी ना लिखा हो तो बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या ट्रीट होगी? बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 ट्रीट होगी। ठीक है जी। हम यहाँ क्या अज्यूम कर रहे हैं? 1000। ठीक है। कूपन रेट है 12% का, मार्केट रेट है 13%। सर मेरे पास टेन्योर है 5 years रिमेनिंग। क्या मतलब? ये फर्स्ट ईयर नहीं है, मतलब 5 साल बाकी है इसके। ठीक है जी। मुझे चाहिए रिक्वायर्ड मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है। नो वॉइस बिकॉज आई एम साइलेंट। अच्छा, मैंने कहा था एमआर और सीआर सेम होगा कब? सिर्फ पहले दिन। क्या ये बॉन्ड का फर्स्ट डे? नहीं सर, कहाँ लिखा है फर्स्ट डे? नीचे लिख रहे हो 5 years रिमेनिंग। क्या मतलब है सर ये बॉन्ड पहले से इशू हुआ होगा? अच्छा, क्या ये हर बॉन्ड 5 साल का होता है? नहीं भाई नहीं, बॉन्ड जो है वो 25 साल की भी है। लाइफ टाइम का बॉन्ड हो सकता है, अभी नहीं है।
चलो जी, कुछ बच्चों ने इसकी मार्केट वैल्यू निकाल ली है 965 के करीब, ऐसा ही है। जी मेरे भाई, प्रेजेंट वैल्यू इज 965, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। 964 मैं कह रहा हूं डन। चलो जी, कैसे? गौर से देखना मेरे बच्चों, गौर से देखना, सारी चीजें छोड़ दो। ईयर 1 2 3 4 और 5। सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एट कितना जी? पहले कैश फ्लो नशे हो, कैश फ्लो किस रेट से? जी कितना? 10, अच्छा डायरेक्ट राउंड ऑफ बता दिया करो। 107, 106, फिर यही चाहे पक्का ऐसा ही है। आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ऐसा खत्म। कैसे निकालनी है बॉन्ड की मार्केट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मार्केट रेट से निकालनी है। अच्छा कैश फ्लोस कैसे वो करोगे? वो हम कूपन रेट से करेंगे। डन। अच्छा अब बोर्ड पे देखना दोस्त, तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? अच्छे से किस्सा सुनना ताकि तुम्हारे जहन में एक चीज बैठ जाए। एक कंपनी है जिसका नाम है एंग्रो, बड़ी मशहूर कंपनी है पाकिस्तान की। एंग्रो ने एक बॉन्ड इशू किया, बॉन्ड इशू किया एंग्रो ने 13% सूद पे। कितने में? 13% सूद पे। अवाम जो 100 रुपए लिया उसको कितना कितना रिटर्न देना है? 13%। एंग्रो ने ये बॉन्ड लेके जो 100 रुपए आए ना, वो डाल दिए म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में उनको रिटर्न मिलता है 11% का। कितने का? एंग्रो ने आवाम से उधार लिया 13% पे, और चर्सियों ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, कमा कितना रहे? 11%। लोगों ने कहा लानत तुम लोगों की शक्ल पे, क्या किया तुम लोगों ने? सही काम किया है? क्या लगता है? अपेरेंटली इट्स अ ब्लंडर। आओ देखो उन्होंने क्या सोचा था। उन्होंने सोचा जनाब, जब हम अपना पीएनएल बनाएंगे उसमें इंटरेस्ट एक एक्सपेंस के तौर पे काउंट होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। कैसे? उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर हमारी सेल्स है 100 रुपए की, मिसाल के तौर पर हमारी टोटल कॉस्ट जो है ना वो है से 60 रुपए की, हमारा कितना प्रॉफिट बचता है? इस पे हम लगाते हैं टैक्स 30% का, क्या आता है? और हम घर कितना लेके जाते हैं? 28। ये एंग्रो सोच रहा है। उससे कहा जब हम लोन ले लेंगे ना आवाम से, तो ये हो जाएगा 100, ये 60 हो जाएगी, इसके अलावा एक सूद भी आ जाएगा। अज्यूम करो वो सूद आएगा 13 रुपए का। कितने का? बताओ अब क्या बचेगा हमें? अब बचेगा 27। 27 बचेगा तो उस पर हम अब कितना टैक्स पे करेंगे? कितना? 8.1 पक्का। अब बताओ बचेगा क्या? 19.9, 18.9, ऐसा। अब एक बात बताओ, कितने रुपए का हमें सूद पे करना पड़ा? तो सूरन हमारा प्रॉफिट 13 रुपए से गिरना चाहिए था। 13 रुपए से क्यों नहीं गिरा? सर क्योंकि आपने जो सूद पे किया उसकी वजह से आपका टैक्स सेव हुआ।
बताओ आपका आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा कितने से? 13 रुपए से बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी टैक्स सेविंग्स आई कितनी जी? देखो 12 और 8.8 एक को कंपेयर करो, कितना कितना जी? 3 पॉइंट। तो बताओ हमारी इफेक्टिव सूद की कॉस्ट कितनी है? 9.1। 9 इसका मतलब है सर एंग्रो ने 13% का सूद दिया तो सही, लेकिन उसकी जेब पे नेट हिट कितना पड़ा सर? 9.1 रुपए का। कितने का? जो ऐसे भी निकाला जा सकता था कि इस 13% को मैं आफ्टर टैक्स कर दूं। आफ्टर टैक्स करने का मतलब है 70% से मल्टीप्लाई कर दूं, अब भी कितना आ रहा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंग्रो की इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट 13 नहीं है बल्कि 9.1 है? ये क्यों? 13 रुपए का सूद पे करने की वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम हो गया, तो इसका इफेक्टिव बर्डन जो पीएनएल पे पड़ा वो कितने का पड़ा? 9.1। तो बताओ एंग्रो की इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 9.1 है या 13% है? अब बताओ सर, जब भी कंपनी सूद पे पैसा लेती है, सूद पे करने से कंपनी का टैक्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है ना सूद पे करने से। तो बताओ उसकी इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट कितनी है? 9.1 है। 9.1 हो गई। म्यूचुअल फंड्स की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड की इनकम एक जमाने में क्या होती थी? एग्जेम्प्ट होती थी, कोई टैक्स नहीं है उसके, जीरो टैक्स। मिसाल दे रहा हूं। तो बताओ एंग्रो ने जो अवाम को 13% का सूद और 11% की इनकम नजर आई, जो एंग्रो को कह रहे थे कि पागल लोग हैं ये, असल में एंग्रो पागल नहीं था। असल में एंग्रो बीच में कमा कितना रहा था? 1.9%। कितना? 1.9%। अब आप सोचो, आप वो वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कैश फ्लो टाई करता है, उसको ये सिचुएशन बताई, अरे पागल हो गए हैं भाई, क्या हो गया यार, दिमाग खराब है इनका, ये एमबीए वाले हैं भाई, इनको नहीं पता। ठीक है जी, और नहीं भाई ये स्ट्रेटेजिक रीजन है, बिल्कुल सही किया उन्होंने। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, जब भी मैं सूद पे पैसा कंपनी लेती है, 13% सूद पे करती है, क्या वाकई 13% उसकी कॉस्ट है? नहीं, उसकी कॉस्ट कितनी है सर? उसकी कॉस्ट कम है। 9.1 है कि आफ्टर टैक्स देख लो कितना बनता है। अब बताओ, अगर मैं बैंक से 100 रुपए 10% पे सूद पे वो लेता हूँ, लोन लेता हूँ 10% पे, तो क्या मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 10% है? नहीं सर, मैं 30% का टैक्स बचाऊंगा उसमें से, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट 7% हो जाएगी। तो आइंदा के बाद याद रखना, कंपनी के लिए लोन की कॉस्ट वो नहीं है जो कूपन रेट है। कूपन रेट उसका कॉस्ट नहीं है। कूपन रेट पे करने की वजह से दूसरी तरफ वो बचा क्या रहा है? टैक्स बचा रहा है। जी मेरे बच्चे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज के लिए एक रेट है, ठीक है जी। ऐसा मेरे बच्चे, वो इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग रेट्स है। ठीक है जी। अब बताओ सर, ये स्ट्रेटेजी समझ आई इसमें? अच्छा देखो, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर म्यूचुअल फंड की इनकम पे 10% का टैक्स भी लग जाए ना, तब भी 1.1% कटेगा। बाकी आज म्यूचुअल फंड पे टैक्स रेट 10% है। म्यूचुअल फंड जब डिविडेंड देता है 10% देता है, उस पर टैक्स काटता है। तो आज भी ये गोला बन जाता है। 0.8% आज भी सेव होते हैं। ठीक है जी, और हर दौर में सेव होते रहे। ठीक है जी। लेकिन ये कि अब इस तरह की स्ट्रेटेजी लोग करते फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि एफबीआर आपको पकड़ लेता है कि भाई आपने जो लोन लिया था वो बिजनेस करने के लिए लिया था। ठीक है जी, और आपने ये क्या हरकत कर दी है? क्योंकि अब देखो रेगुलेटर समझ रहा है आस्ता आस्ता चीजें। अभी भी 1,000 लूप होल्स है आपके टैक्सेशन सिस्टम में, आपके फाइनेंशियल सिस्टम में 1,000 लूप होल्स है। ठीक है ना? मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, मैंने सीएफए किया है, एफआरएम किया है। अगर मेरे दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, और मेरे दिल में ये ना हो कि अल्लाह के सामने कल पेश होना है और हराम हलाल का हिसाब देना है, मैं आपको करोड़ों रुपया बना के दे सकता हूँ इस तरह की दो नंबर। ठीक है ना? लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि यार नहीं, यार नहीं, उधर ऊपर जाएंगे ना वो चित्रौल लगेगी ना, और फिर वो ये नहीं कि हमारी जितनी उम्र है इतनी चित्रौल लगेगी, नहीं, वो कंटिन्यूस चित्रौल होगी, वो खत्म नहीं होगी फिर। ठीक है ना? मार्केट में ट्रेंड चलता है क्या? हाँ, अब शायद कम चलता है। कमा के दो। वेरी गुड सर, वेल डन, वो कहते हैं ना, वेल डन। आखिर आखिर शिखर का दोबारा बता दें, आखिर शक्र क्या है? आखिर शिखर ये क्या है?
मैंने पैसे के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। आखिर 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 क्या बताऊं? अच्छा, आखिर आखिर का दोबारा समझा दे। मैंने ये बताया कि बेटा एंग्रो की इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 9.1%। उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया 11%, ठीक है। तो इफेक्टिवली उसने कमाया कितना, 1.9%। मैंने पैसे के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अपने टी अकाउंट में कैश है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ बेटा, इसी वजह से जो है ना लोग, मतलब जो हमारा रेगुलेटर है वो उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें। अब हमारा रेगुलेटर आस्ते आस्ते ना पढ़ा लिखा होने जा रहा है, ठीक है जी। अब रेगुलेटर में जो लोग आ रहे हैं उनको उनको रीजनेबल नॉलेज होती है, ठीक है। एसएससीपी वाला भी जो है ना अब सिस्टम पे आ गया है, काफी उसने चीजें ऑटोमाइज कर दी हैं, तो अब चीजें पकड़ी जाती हैं। बाखुदा इस कोर्स को कंप्लीट करो ना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें इसमें सिखा के जा सकता हूँ। ईमानदारी से सीखने वाले बनना, ठीक है ना। जोबर एंड ब्रोकर, मैंने जोबर और ब्रोकर में क्या फर्क है, पाकिस्तान में होते हैं? अच्छा सुनो, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। देखो, जो चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं सूद के बारे में, अल्लाह के नबी की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफहूम ये है, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, हिसाब रखने वाला, रखवाने वाला, गवाही देने वाला, ये सब दोज़खी हैं। उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं है कहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ कि उस हदीस की जो रूह है, जो मैं उसको जितना मैंने डिफरेंट उलमा से सुना है, चीज़ें पूछी हैं, एज हाई एज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैं पर्सनली मिल के आया हूँ, क्योंकि हमारे शरिया बोर्ड में थे। उनके उनके कोई दामाद भी हैं, समदानी साहब, उनसे भी मैं मिला हूँ, वो भी आलिम है, ठीक है जी। मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मैं इस पे बात कर चुका हूँ। तो पढ़ने और पढ़ाने वाले की कोई गिरफ्त नहीं है, ठीक है जी। हाँ, अगर मैं इस नीयत से आपको पढ़ाऊं कि आप जब ये सूद का काम सीखोगे तो जरूर सूद का काम करोगे, तो हम दोनों पे लानत है, ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये काम सीखोगे उसके बाद आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, ठीक है। और आप ये काम करोगे नहीं। हाँ, सूद का काम अल्लाह के खिलाफ और रसूल के खिलाफ तलवार उठाना है। तलवार उठाने का मतलब आप अल्लाह को हेड ऑन लेने की कोशिश करो। तो अल्लाह ने बड़े बड़े जो है ना वो चीजें मिटा दी हैं, हम तो कोई 2 टके के लोग नहीं है। तो सूद वूद नहीं बाबू, ठीक है जी। हाँ, हमें सिखाने वाले भी, हमें सिखाने वाले भी चीजें जी। इंस्टीट्यूट में धंधा नहीं है, पैसा नहीं है। सुनो, अब आ रहा दोस्त, सुनो एक चीज, सुनो एक चीज, सुनो। अगर मैं आपको कहूँ, गौर से सुनना, एक कंपनी को अपने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है। किसकी? अपने बॉन्ड। गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे बच्चों, अपने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है। उसने देखा कि हमारे बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए, कूपन रेट है मेरे बच्चे से 10%। बताओ कंपनी किस रेट से सूद पे करती है? लेकिन इफेक्टिव रेट कंपनी का कितना है अगर टैक्स रेट 30% है? 7%। ऐसा 10% सूद दे रही है लेकिन 30% हमारा टैक्स सेव हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मार्केट रेट चल रहा है पोस्ट टैक्स, एग्जामिनर ने तुम्हें कहा पोस्ट टैक्स मार्केट रेट चल रहा है से 9% का। कितने का? 9% का। यानी मार्केट में नेट ऑफ टैक्स रेट चल रहा है कितना? 9%। हमारा नेट ऑफ टैक्स रेट कितना है? 7%। अब बताओ, आपसे कहा गया कि एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालें कंपनी के लिए। कंपनी देखना चाह रही है कि हमारे हिसाब से बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या बनती है। तो बताओ मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं? ईयर, अब मैं ऐसे निकालू मार्केट वैल्यू ऐसे, ईयर 1, अच्छा टर्म लिख लो 3 साल। कितने? 3 साल, 1, 2 और 3। बताओ कंपनी क्या क्या पे करेगी इंटरेस्ट कितने का? 10, 10 और हम टैक्स सेव करेंगे 3 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए। और एंड पे आके हम क्या करेंगे? एंड पे आके हम क्या करेंगे सर? रिडम्पशन पे करेंगे कितने की? 100 रुपए की। तो बताओ 7, 7 और 107। बताओ इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 9% से। मुझे बताओ इसमें और पिछले वाली कैलकुलेशन में फर्क क्या है? यहां पर हम जो है वो टैक्स सेविंग्स भी ले रहे हैं, पीछे वाली एग्जांपल में हमने अज्यूम किया था कि टैक्स नहीं है। अब जब टैक्स आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 7%। अब बताओ क्या करूं?
सर अगर मैं डायरेक्ट ऊपर 7 लिख देता कोई टेंशन था, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये लाइन डाल दिया करो एग्जामिनर इसी को देख देख के बड़ा हुआ। क्या आप ऊपर कूपन रेट से इंटरेस्ट अलग बुक करो और टैक्स सेविंग्स डाल दिया करो। कितना आ रहा है बताओ? 6.42। फिर ये 2.86 टोटल। अच्छा मुझे बताओ ये कम क्यों आ रहा है? सर क्योंकि आपका इफेक्टिव जो रेट है सूद का वो 7% है और मार्केट में 9% मिल रहा है, तो आपके बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि आपका बॉन्ड कम सूद दे रहा है, इफेक्टिवली इफेक्टिव रेट कम है। अच्छा जी, ऐसा है मेरे बच्चों, पक्का? अब बताओ आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर का इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के दो और वहां इंटरेस्ट भी टैक्स भी आ रहा, तो ऐसे कर लोगे हिसाब किताब? पक्का? आसान है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, जैसे वक्त गुजरता रहेगा मैं उसको मुश्किल करता जाऊंगा। अभी आराम आराम से चीजें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है जी, कॉपी कर लो उसको। 7 कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। डायरेक्ट का मतलब? हाँ 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 कर सकते हो, कोई मसला नहीं। इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? बात करेंगे इसके ऊपर, डिटेल बात करेंगे। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे वो भी आ रहा है, रुक जाओ, स्माइल आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। आज ही की क्लास में इफेक्टिव रेट आ जाएगा। और ऊपर करूं ऐसा? यार भाई तू कितनी बातें करता है, इससे कितनी बातें करता है तू। यकीन करो, एक तुम में से कोई लड़की होता ना, बेहतरीन कपल बनते, तुम जिंदगी अच्छी गुजरती तुम्हें। हैं? इतनी बातें यार। वाकई में बता रहा हूँ। अब आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अच्छे रिश्ते खराब इसीलिए होते हैं कि शौहर घर जाता है, बीवी को बातें कर रही, शौहर को लगता है क्या फजूल बात कर रही है। आपको मैं वाकई बता रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मैं फजूल तरीन बातें भी बेगम की सुनता हूँ। आज किचन में ये हुआ वो हुआ, आलू धो रही थी आलू गिर गया, अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मैं आलू उठा के टोकरी में करना पड़ता है भाई। है ये ये बेटा आप सीख लो ना अगर, तो दो दो मैं संभालता हूँ, आप देख लो। फैक्ट बता रहा हूँ। मैं एक बेगम गई, पेशावर गई, उसको मैंने कुछ पैसे दिए। दूसरे ने कहा कितने पैसे उसको दिए? मैंने कहा बहुत कम दिए। दूसरे के दोस्त को भी मैंने पैसे दिए, पहले ने पूछा उसको कितने दिए, मैंने कहा दिए ही नहीं। ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। नहीं करोगे तो जलील हो बेटा फिर आप। तो बंदा घर पे मतलब शेर बनने की कोशिश करता है ना, तो फिर घर ढेर हो जाता है। तो दब क्यों आ रहना है भाई? तो है नहीं, ऐसे वाला हमने ताल्लुक ही नहीं रखा ना, दोनों को लड़वा के रखा है। ये वाला हमने ताल्लुक मेंटेन किया है। एक दूसरे से जो है ना वो डिफरेंसेस रहे उनके हैं। हाँ लेकिन मेरे बच्चों में नहीं। मेरे जो बच्चे हैं वो मतलब दूसरा, उनका जो दूसरा छोटा भाई है उसको, उसके साथ बहुत इन है, और दूसरी अम्मी से ठीक ठाक बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये है कि वक्त के साथ दलील होंगे जब चीजें खुलेंगी। नहीं ये पूछना चाह रहा था, जुम्मे के दिन कहाँ होता है? यहाँ होता हूँ। नहीं नहीं, एक दिन इधर एक दिन। बहुत तेज हैं आप। अच्छा। मैं समझा बारिश हो रही है, दोनों एक ही घर में रहती है। नहीं भाई नहीं, एक घर में कभी नहीं है। देखेंगे अभी। इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे? मजाक करो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं बेगम ने सुन लिया तो नहीं, लेकिन मेरी दोनों बेगम मुझे इनकरेज करती है कि आप 4 पूरी करना। हाँ हाँ अच्छा है भाई, पूरे यहीं से लेके दो। बड़े माँ के दोस्त
नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ यार। बढ़ जाए आगे। चलो जी सर, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। चलो मेरे बच्चों, मुझे आप लोगों ने मार्केट वैल्यू निकाल के देनी है। शाबाश जी। यही। अच्छा ठीक है सर, आप लोगों ने सर सेटअप किया इसको। आप लोगों ने कहा जनाब जीरो, ना जीरो आता ही नहीं है सर मार्केट वैल्यू निकालने में। 1 2 3, इंटरेस्ट 10 और 10, टैक्स सेविंग्स और रिडम्पशन वैल्यू 100, 7 7 और 107। अब बताओ मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से, कितने से? 6% से क्या आ रही है? और सर सब मिला जुला और हिला के ऐसा। अच्छा, अब एक चीज सुनना। जोर से लाने से हो जाता है। देखो यहाँ देखें सर, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये आगे मार्केट वैल्यू ठीक है। अच्छा अब गौर से एक चीज सुनना, गौर से एक चीज सुनना। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, रिडम्पशन वैल्यू बताओ, एक बॉन्ड की फेस वैल्यू अगर 100 है, इसका मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड, अगर सर मेच्योरिटी पे हम पहुंचे, तो मेच्योरिटी पे कह रहा हूं सर, अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो कंपनी के पास आपके सिर्फ 100 रुपए मौजूद है, मार्केट वैल्यू नहीं देगी कंपनी, क्या देगी आपको? जो उसकी फेस वैल्यू। ऐसा व्हाट इफ के एक बॉन्ड ऐसा इशू हो जो कहे कि भाई आपकी फेस वैल्यू तो 100 रुपए, कूपन रेट 10% है, टर्म 5 साल है, लेकिन जब मेच्योरिटी आएगी 5 साल बाद, तो आपको हम 100 नहीं देंगे बल्कि 105 रुपए देंगे, यानी थोड़े से ज्यादा आपको देंगे हम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक इन्वेस्टर ने सिर्फ 10% का सूद कमाया? नहीं सर, एक इन्वेस्टर ने 5 साल लगातार 10% का सूद भी कमाया और एंड पे आके 100 की जगह 105 रुपए लिए, यानी 5 रुपए और कमाए। ऐसा, यानी 100 की जगह 5 रुपए लिए और 5 रुपए और कमाए, ऐसा है या नहीं? तो इसका मतलब है सर, रिडम्पशन पे बाज औकात पैसे ज्यादा भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा। अब बताओ सर, अगर इसकी मार्केट वैल्यू निकालने को आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? सर बस वो 100 की जगह इधर क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ऐसा है सर, अगर प्रीमियम की जगह, मतलब हमने कहा एंड पे हम आपको सिर्फ जो है वो 95 देंगे, तो अब एक इन्वेस्टर को हम कह रहे हैं तुम 10% कमा रहे हो, कह रहे हैं मैं 10% नहीं कमा रहा, बिकॉज इवेंचुअली मैं 100 की जगह एंड में क्या रिसीव कर रहा हूँ, 95। तो मुझे बताओ, क्या प्रीमियम एंड पे, रिडम्पशन पे प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह हो सकता है? हाँ सर, आपने एग्जाम के सवाल को देखना है कि एंड में हमारे पैसे वापस हो रहे हैं या ज्यादा वापस हो रहा है या
इसका मतलब है सर रिडम्पशन पे, और तो सुनना, इसका मतलब है मेरे बच्चों रिडम्पशन पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, या तो आपको मिले पार वैल्यू, पार वैल्यू का मतलब है यू विल गेट योर 100 रुपीज बैक, ठीक है जी, या आपको मिले प्रीमियम, ठीक है जी, 100 प्लस पैसा मिले, और या आपको डिस्काउंट मिले 100 माइनस, ऐसा। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब होता है एंड पे आके जो आपको आपके पैसे वापस मिलने होते हैं। जैसे यहाँ 100 रुपए, ये रिडम्पशन वैल्यू है। जैसे इस सवाल में 100 रुपए थे, ये रिडम्पशन वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये 100 के जो 100 रुपए ये 100 ही मिले, आप 100 ज्यादा भी दे सकता है कंपनी, 100 से कम भी दे सकती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया साहिल, मुश्तबा, पढ़े आगे जी मेरा बच्चा। 100 ज्यादा कम क्यों देगी, ज्यादा क्यों देगी? उसने कहा भाई मार्केट में रेट 10% चल रहा है, जो हमारे साथ पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको हम देंगे तो 10%, एंड में हम थोड़े से पैसे ऊपर दे देंगे, तो आप आए हमारे पास आ जाए, तो लोग आ जाएंगे। क्या रिडम्पशन पे पैसे ज्यादा मिल रहे यार। एक गाड़ी है BQ के 898, जो गाड़ी में आता है BQ के तुम्हारा बेटा, प्री टैक्स से ही कैलकुलेट करना है उधर जितेश, क्योंकि वहां टैक्स माइनस नहीं होता। कितने लोग FR1 भी पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग के साथ? वैल्यू न्यूज निकालते हैं ना वैल्यू न्यूज, उसमें इंटरेस्ट के कैश फ्लोज लेते हैं, नहीं लेते, टैक्स के कैश फ्लोज लेते हैं। तो जब टैक्स के कैश फ्लोज नहीं लेते हो वैल्यू न्यूज निकालने के लिए, तो जो कैश फ्लोज होते हैं वो ज्यादा आ रहे होते हैं, तो उनकी डिस्काउंटिंग भी प्री टैक्स से करना, पोस्ट टैक्स से नहीं करना, ठीक है। जब कैश फ्लोज में टैक्स ले लेते हो, जैसे इधर टैक्स ले लिया ना, तो अब डिस्काउंटिंग भी किससे होगी? पोस्ट टैक्स रेट से होगी, या वहीं जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ पेपर में फिर 2 टैक्स दिए हुए थे। अच्छा प्री टैक्स, तो तुम लोगों ने क्या किया था? कितने लड़के हो यार। पोस्ट टैक्स रेट से किया हो तो मार्क्स कितने कटेंगे? 1। किसने पोस्ट ले लिया था? तो चलो चलो जी, आए जरा एक और सवाल देखें। नहीं बड़ी कहानी तुम्हें बताई कि कंपनी जब सूद पे करेगी तो उसका प्रॉफिट कम होगा, उसका टैक्स है। भाई कंपनी ये देखना चाह रही है कि मेरा इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 7% है, ठीक है जी। तो सर मार्केट में इफेक्टिव बोरिंग रेट कितना चल रहा है? 6 चल रहा है, तो इसका मतलब हमारे बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं हमारे बॉन्ड। प्लीज गिव नमाज ब्रेक, क्लास के फौरन बाद। हाँ हाँ, कॉस्टिंग की क्लास भी मैंने ही पढ़ा। कितने बजे कॉस्टिंग की क्लास है? वो बजे को बहुत टाइम है अभी। नहीं नहीं, देखो मैंने कहा था ना, लोग अपनी औकात पे आ जाते हैं, लोग सारे चले गए ऑनलाइन पे। और अभी मुझे बच्चे इस क्लास में बता रहे हैं फला इलाके में बारिश शुरू हो गई है, फला में रिपोर्टिंग यहाँ लाइव चल रही है। कल कोई बारिश, कल किसी के कोई इलाका ऐसा भी था जिसमें बारिश नहीं हुई? कहां पर? मलीर पे नहीं हुई बारिश, ही नहीं हुई। इधर तो माशाल्लाह पूरा दिन बारिश चलती रही है। कराची शहर भी तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत बड़ा है। एक जगह जो है वो बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह नहीं हो रही होती। हमारे यहाँ लोगों को मना किया गया साहिल समंदर पे मत जाएं, वहां तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा आओ देखते हैं तूफान कैसे होता है। पहुंच गए लोग सीधे। जिस दिन सुनामी आएगा ना, कराची में सबसे ज्यादा तबाही होगी, अल्लाह ना करे, ठीक है जी। एक वो चल रहा था फेसबुक पे, अब्दुल्ला शाह गाजी ने रोक लिया, दूसरा कह रहा है नहीं रोका, तीसरा कह रहा है रोक दिया, चौथा कह रहा है नहीं रोका है।
अल्लाह माफ करे। चलो क्या, कोई भी तूफान आज तक नहीं आया। नहीं, लेकिन मैं, चलो हर एक बंदे का अपना अकीदा है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए किसी को। मैं, मुझे, मेरा एक अपना अकीदा है। मैं समझता हूँ इंडिया में ज्यादा बुजुर्ग हैं, वहां तो बांग्लादेश में भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे का अपना ज़हन, अपना हिसाब है। चले जी। अल्लाह के वलियों की करामात बहुत हैं। अल्लाह ने जितने नबियों से मोजात नहीं दिखवाए, उतने वलियों से करामात दिखाई है। क्यों? जब नबी होते हैं उस वक्त लोगों का ईमान पक्का होता है, बाद के लोगों का ईमान कमजोर होता है, तो अल्लाह ताला ने वलियों को, अल्लाह के वलियों को वो करामात बहुत दी है, ठीक है ना। और उसको देख के बहुत सारे लोग मुसलमान भी हुए, तो उस पर तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट 105 आ रही है, श्योर? मतलब ये काउंट किया कि 105 एंड में डालना, बिल्कुल सही है। चलो जी, एक टाइम आएगा बीएफडी में तुम्हें कैलकुलेटर पे करना होगा, और विद इन 1.5 मिनट्स, ठीक है ना, विद इन 1.5 मिनट्स। हाँ हाँ, क्योंकि ये बड़े सवाल के अंदर 5-6 बॉन्ड्स होंगे, और हर एक की मार्केट वैल्यू निकालना आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी एमएफए के पेपर में ये प्रॉपर करके जाना, ठीक है। बीएफडी में टाइम नहीं होता, वो कहता है कंपनी के 2 बॉन्ड इस रेट पे इशू हुए हैं, 2 भी और इशू होने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो वहां आपको थोड़ा एजाइल रहना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन में तेजी दिखानी पड़ती है, ठीक है जी। आप बताएं सर, 4 साल का बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4। फिर मुझे बताएं इंटरेस्ट कितना? 12, 12, 12 और 12। सर टैक्स सेविंग्स, फिर रिडम्पशन वैल्यू 8.4 ना, और 113.4। अब बताएं सर, प्रेजेंट वैल्यू एट 8%। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, सर ये आपने क्या लिख दिया? क्या माइनस क्या आएगा मतलब? ऐसे किसी ने किया? चलो वेरी गुड। आप अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं चाहो तो। ये छोटे वाले कीमे की मशीन है, इसमें डाल के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है? 113.4 आएगा या 105? किसी का 106 आ रहा है, किसी का 109 आ रहा है। हम यहाँ हो रहे हैं शिया सुन्नी कब मुत्तहद होंगे, क्लास में एक जवाब पे मुत्तहद नहीं हो रहे हो तुम लोग जी। रुपीज पक्का? ऐसा ही है? अच्छा जी। अब मेरे बच्चों बोर्ड पे
कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? अब बहुत आसान हो गया ये, मेरे ख्याल में मल्टीपल टाइम्स हो गया, तो तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कैश फ्लोज जो नीचे आ रहे हैं ये कौन से हैं, प्री टैक्स है या पोस्ट टैक्स है? टैक्स हटाने के बाद आपने तो इसके लिए डिस्काउंट रेट भी कैसा इस्तेमाल होना चाहिए? पोस्ट टैक्स इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना? सेट हो गया उसामा? और डिस्काउंट रेट पेपर में हमेशा पोस्ट टैक्स ही दिया हुआ होगा, ठीक है? बड़े आगे हम दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अच्छा जी, यहां तक जी मेरा बच्चा। मार्केट इंटरेस्ट रेट दे देगा, रिक्वायर्ड रेट कहेगा, केडी कह देगा, ठीक है ना? इसके कई सारे नाम होंगे। केडी कह देगा इसको, कॉस्ट ऑफ डेट, इसको जो है वो रिक्वायर्ड रेट कह देगा। वो कहेगा भाई मार्केट में आप लोगों का ये रिक्वायर्ड रेट है, बंद हो ऐसा। मार्केट रेट, केडी, रिक्वायर्ड रेट, पोस्ट टैक्स रिक्वायर्ड रेट, इस तरह नाम दे देगा, ठीक है जी। देखो हम इस वक्त एक ऐसे सिनेरियो को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर कोई अर्ली रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप बैंक को अर्ली रिडीम करते हो ना, बैंक आप पे पेनल्टी लगाता है। मतलब अजीब बंदा है यार, बैंक से लोन लेने के बाद मैं वापस कर रहा हूं तो बैंक उस पर पेनल्टी लगा रहा है। हाँ, क्योंकि बैंक एक चीज सोच के बैठा होता है कि पैसे तुमने 5 साल चलाने और मुझे 5 साल में देने, और आप उसको एकदम से आगे क्या करते हो, ये लो अपना पैसा। तो वो कहता है अब मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, मुझे दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो जब तक दूसरा बंदा नहीं मिलता मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो आपसे क्या चार्ज करता है, फिर एक पेनल्टी चार्ज करता है, ठीक है? या तो वो रिमेनिंग लोन का रेट बढ़ा देता है, ठीक है ना, या वो करता ही है कि इमीडिएटली जो आपने पैसे पे किए उस पर 10% पेनल्टी काट लेता है, ठीक है ना? लेकिन अभी हम एक ऐसे केसेस देख रहे हैं जिसमें बॉन्ड कब तक चलेगा, एंड तक जाएगा, कोई अर्ली रिडम्पशन नहीं आ रही, ठीक है? अच्छा जी सर, बोर्ड पे प्लीज। अच्छा मैं एक छोटी सी एग्जांपल तो मैं और दूंगा, और तो सुनना मेरे बच्चों। यहां तक चीजें क्लियर हैं या एक सवाल और प्रैक्टिस के लिए इस पे दे दूं? क्लियर है पक्का? अच्छा एक हम पढ़ने जा रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट में, बॉन्ड की वैल्यूएशन में एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलग से और उसको फिर बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी। कौन सा पीवी? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और से देखना प्यारे बच्चों, मुझे किसी दोस्त ने कहा कि अगर आप मुझे पैसे दें आज 100 रुपए, कितने? 100 रुपए आप मुझे दें तो मैं एक दुकान लगाऊंगा, उसमें मैं मतलब कपड़े सीऊंगा, ठीक है जी। मैंने कहा अच्छा सीओ। उसने कहा सर मैं आपको ये पैसे T1, T2 और T3 कुछ इस तरह वापस करूंगा। पहले साल में आपको वापस करूंगा 60 रुपए, दूसरे साल में आपको वापस करूंगा 50 रुपए, और तीसरे साल में आपको वापस करूंगा 30 रुपए, ठीक है? मैंने कहा पागल दिया पुत्रा, मैंने तुम्हें 100 रुपया दिया है, तुम ये ज्यादा क्यों वापस दे दो? उसने कहा सीधी सी बात है सर, आप जब पैसे देंगे तो आपको सोच के आएंगे ना कि आपको कुछ रिटर्न चाहिए। तो मैं आपको ऐसे 3 टुकड़ों में पैसे दूंगा, आपको 60 रुपए दूंगा पहले साल के एंड में, फिर 50 रुपए दूंगा और 30 रुपए दूंगा। हमने कहा एंड में मेरे पैसे वापस भी दोगे? उसने कहा क्या हो गया चाचा, भाई यही दूंगा टोटल। अब बताओ हमने उसको दिए कितने, और वो हमें टोटल वापस कितने कर रहा है? 140 वापस कर रहा है। ऐसा अब हम सोच रहे हैं ये पैसा कहां से लाए, ये पैसा कहां से लाए? हम गए बैंक के पास, बैंक बैंक को हमने कहा बैंक हमको लोन चाहिए। बैंक ने कहा कितने का? हमने कहा 100 रुपए। कितने का? 100 रुपए का लोन चाहिए ताकि हम इसको दे दें, ये दुकान खोल ले। बैंक ने कहा सूद का रेट होगा 10%। कितना सूद का रेट होगा? कितना? हमने कहा अच्छा 10% सूद पे तुम पैसे दोगे, लानत तुम्हारे उसने कहा नहीं सर, आप लानत देते रहे लेकिन दुनिया में अभी यही चल रहा है, आपको सूद देना पड़ेगा, ठीक है जी। कितना? 10%। अब सुनो, अब मैंने बैंक से लोन ले लिया, कितने का? 100 रुपए का। और ये 100 रुपए का लोन लाके किसको दे दिया? दोस्त को दे दिया। अब बताओ वो दोस्त मुझे क्या पे करेगा? 60, 50। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये काम करना चाहिए था या नहीं? ना, आपको ये काम करना चाहिए था या नहीं? मैं अगर ये चेक करना चाह रहा हूं कि मुझे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि भाई आप क्या कर लो, सर आप एनपीवी निकाल लो। क्या निकाल लो? एनपीवी निकाल लो। क्या निकाल लो? यानी इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दो 10% पे। अच्छा पहला कैश फ्लो कितना है सर? 100। अभी आएगा 100 रुपए। अब
10% पे डिस्काउंटिंग करो है। हाँ 54 पॉइंट, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 1, फिर 50 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, 40, फिर 30 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3, 22.5। नेट करो कितना आ रहा है? 118 नेट, ऊपर 100 माइनस करके बता रहे हो। 18 पॉइंट, यानी 18 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी 100 रुपए की एक चीज है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 118 बन रहा है। तो इसका मतलब है मैं अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे डालता हूं तो मुझे 18 रुपए का क्या है? फायदा है। कितने रुपए का फायदा है? क्या इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने चाहिए बैंक से लोन लेके? हैं? कैसे पता चला हमें? सर हमने इन सारे इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो कितनी निकली? 118। और जब हमने उसको 100 से कंपेयर किया तो क्या आ गया? 18 रुपए। क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके मुझे 18 रुपए का फायदा हो रहा है? ये भी मैं प्रूफ करूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है जी। सारा बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ खाली। मुझे बताओ सर, ये जो 18 रुपए इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे? एनपीवी। क्या नाम देंगे? एनपीवी। क्या इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके कोई फायदा है? हाँ सर, अपेरेंटली तो नजर आ रहा है आपने करा दिया, लेकिन मुझे लॉजिक समझ नहीं है कि ऐसा क्यों। एनपीवी कैलकुलेट करना होगी, कितने रुपए का फायदा नजर आ रहा है? 118। मुझे बताओ ये 18 रुपए का फायदा कब होगा? प्रोजेक्ट के एंड पे या प्रोजेक्ट के शुरू में? इसमें पी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है आज 18 रुपए का फायदा है। कितने का? एक मिनट सर, दिस इज गोइंग ओवर माय। 100 रुपए का लोन लूं, प्रोजेक्ट में डालूं, प्रोजेक्ट में 3 साल पैसे मिलते रहेंगे, 18 रुपए का फायदा आज कैसे हो रहा है? हाँ जी, 18 रुपए का फायदा आज कैसे हो रहा है? एंड पे होना चाहिए ना। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आज फायदा हो रहा है। एक बंदे ने कहा ये आज फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है सर, जरा एक्सप्लेन करें। मैंने कहा 2 मिनट और तो सुनना बेटा, बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, रट्टा नहीं लगवा रहा था। मैं अभी बैंक के पास गया दोबारा, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए 118.3 रुपए का। कितने का? 118। बैंक ने कहा तुमने तो हमसे 100 रुपए का लोन मांगा था। मैंने कहा नहीं, अब चेंज। अब कितने का लोन? 118.3 का। इसके मैंने बनाया 2 हिस्से, 100 और 18.3। ये 18.3 में खा पी के सुकून से आज मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। बताओ बाकी 100 रुपए का क्या किया? वो मैंने डाल दिया प्रोजेक्ट के अंदर। ऐसा। अब सुनो सुनो सुनो, अब बताओ मेरे बैंक लोन का अमाउंट कितना है सर? 118। और तो सुनना, 118। 18 रुपए कहां गए? कहां गए? 100 रुपए कहां गए? प्रोजेक्ट में डाल दिए। बैंक का लोन आज भी कितना है? 100। बताओ बैंक इस पे सूद लगाएगा कितने का? कितना? 11.83। बैंक ने 1 साल बाद मुझे फोन किया, आपने लोन लिया था 118 का, उस पे 11.83 का सूद चढ़ चुका है, कोई पैसे देने वाले हैं आप? मैंने कहा अभी आ रहा हूं पैसे देने। बताओ पैसे कहां से लाऊं? ये जो 60 मिलेगा मुझे, सर बताएं मेरे पास कितना कैश आया? 60 रुपए मैंने दे दिए बैंक को। बताओ कितना क्लोजिंग बैलेंस रह गया? कितना? 48.17। अब बताएं सर, 48.17, लोन पे इंटरेस्ट 4.817। बताओ दूसरे साल कितना कैश मिला? पक्का? बताओ कितना रह गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ चरसियों, आपने 118 में 11 ऐड करके 60 माइनस किया था ना? 70। भाई बैंक से आपने लोन लिया था 118 का, उस पर सूद चढ़ चुका है 11 रुपए का। ये दोनों अमाउंट बैंक के लिए आप रिसीवेबल है, आपने उसको 60 रुपए पकड़ा दिए। बताओ कितने रह गए? अब बताओ मेरे बच्चों, ये 70.31 जो भी है। अच्छा फिर सूद कितना बना इस पे? 7.01। मेरे बच्चों बोर्ड पे 7.01। 50 रुपए का सर कैश दिया हमने, कितना? 27.1। 27.1 पे फिर सूद लगा, फिर हमें कितने पैसे मिले? हली वली। ऐसा।
अब बताओ तुम्हें फायदा कितने का हुआ? कब हुआ वो फायदा? पहले दिन हुआ। कब हुआ? पहले दिन हुआ। कब हुआ? अब बताओ, अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या निकाल लें उसकी? एनपीवी निकाल लो। क्या निकाल लो? अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है आप फायदा आज ले सकते हो इतने का। आप प्रोजेक्ट में पैसा डाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, एनपीवी क्या बताती है? अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसा डालें ना तो आज आपको 18 रुपए का फायदा हो सकता है। आज आपको कितने का फायदा हो सकता है? 18 रुपए का फायदा हो सकता है। सर अगर मैं डे 1 पे फायदा ना लेना चाहूं तो मैं बैंक से सिर्फ 100 रुपए का लोन ले लूं तो फिर आपको एंड में मिल जाएगा पैसा, प्रॉफिट एंड में मिल जाएगा। लेकिन उस प्रॉफिट की भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? 18 रुपए। तो मुझे बताओ एनपीवी का मतलब क्या है? अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसे डालता हूं, मुझे नेट 18 रुपए का फायदा होता है, पैसे कहां से लाऊंगा? अब बताओ एनपीवी कैसे निकालेंगे? 100 रुपए जो आपको चाहिए ये आप लाओगे बैंक से, फिर जो कैश इनफ्लोज हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे उसी रेट से जिस रेट पे आपको बैंक ने लोन दिया। ठीक है जी। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू में निकालता हूं तो मेरे पास सर एनपीवी कितनी आ रही है? 18.3। अगर ये जीरो होता तो मैं कहता भाई इतना ही पैसा प्रोजेक्ट से मिला कि हम बमुश्किल सूद पे कर पाए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमें कोई एडिशनल फायदा नहीं हुआ। हमें फायदा कब होगा? जब एनपीवी क्या होगी? पॉजिटिव होगी ऐसा। अब बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनसर्टेनिटी भी होगी इन केस ऑफ मार्केट रेट चेंज। मैं फिर उर्दू जुबान में कह रहा हूं कि जब हम बैंक से एक दफा लोन ले लेंगे तो बैंक हमसे अब सूद का रेट तब्दील नहीं करेगा। देखो, जब आप अग्रीमेंट कर लेते हो फिर रेट तब्दील नहीं होता, मार्केट रेट चेंज होता रहता है। हम मार्केट रेट पे सूद पे नहीं करते और रिसीव नहीं करते, हम कूपन रेट पे और रिसीव करते हैं। डन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात जी मेरा बच्चा, नहीं एक चीज देखो, सुनो सुनो, ऐसे नहीं होता, ऐसे ये नहीं पॉसिबल। ठीक है ना? क्योंकि हमने जब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो उसके पीछे अजम्पशन ये होती है कि जैसे पैसे आएंगे वैसे ही हम पे करते रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी। सर रिस्पेक्टिव ऑफ हलाल एंड हराम, लोग ये तो मेथड यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ एक एक मसला है कि आप बैंक से लोन ना लो। ठीक है, आप लोगों से पैसे ले लो, मुदारिब बना लो उसको, पैसा अवाम का, खिदमत आपकी, ऐसे कर लो। जी मेरे बच्चे, देखो हम फिर यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ। जब आप एनपीवी निकालते हो उसके बैकग्राउंड में एक अजम्पशन होती है कि जो कैश जनरेट होगा वो आप क्या करोगे? वो वापस करते रहोगे। ठीक है ना? क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि जो कैश जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं उसी रेट पे जिस रेट पे हमें कम से कम, ऐसा ना? और अगर नहीं हो तो हम क्या करते हैं? पैसा वापस कर देना। तो हमारी असम्पशन ये है कि पैसा हम क्या करेंगे? साथ साथ में वापस करेंगे। देखो इतना डिटेल में कैलकुलेशन में नहीं जाएगा वो तुम्हें देगा एक प्रोजेक्ट और पूछेगा एनपीवी निकालो, पॉजिटिव आ रही है नहीं, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? अच्छा, ये फायदा खत्म हो सकता है कैसे? अगर आपको बैंक ज्यादा रेट पे सूद देता तो ये एनपीवी क्या हो जाती? कम हो जाती। क्यों? बड़े रेट से तुम डिस्काउंटिंग करते तो एनपीवी क्या हो जाती? कम हो जाती। मेरा एक सवाल है सर, हम 10% रेट पे बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें 18 रुपए बचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रेट 11% होता तो शायद ये कम होता, 15% होता शायद ये जीरो हो जाता, ऐसा। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा रेट होगा ये एनपीवी क्या होती जाएगी? श्रिंक होती जाएगी। जी मेरा बच्चा। जी पैसे, नहीं देखो मेरी बात सुनो, एनपीवी पहले मैं निकालूंगा घर पे बैठ के, फिर मैं जाऊंगा उस हिसाब से बैंक से लोन मांगूंगा। ठीक है? मैंने जब प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली कितनी निकली? अब मुझे पता है कि यार मेरे पास एक इस प्रोजेक्ट की वजह से 18 रुपए का बेनिफिट आ सकता है। अब मैं गया बैंक से लोन लेने के लिए, कितने का लोन लिया? 118 का। 18 रुपए क्या किया मैंने? जेब में डाल दिए, खा पी गया, और बाकी 100 रुपए का क्या किया मैंने? प्रोजेक्ट में डाल दी। सर मैं चाहता था मैं बैंक से 100 रुपए ही लेता, पैसे शुरू में खाता पीता नहीं, क्या करता मैं? आखिर में भी खा पी सकता था। तो मैं बैंक से 100 रुपए का लोन लेके प्रोजेक्ट में डाल देता, पैसे पे होते, बैंक का लोन जल्दी पे हो जाता, और एंड में जो पैसे बचते वो मेरे होते, फायदा हो जाता। ठीक है ना? तो आप एंड में भी ले सकते हो, शुरू में भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। शुरू में लोगे तो 18 रुपए मिलेंगे, जितना दूर जाके लोगे तो पैसे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 18 रुपए प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा।
अब बताओ सर एनपीवी का मतलब क्या? नमाज ब्रेक बिल्कुल दे रहा हूँ बेटा, क्लास खत्म हो जाए नमाज का टाइम मैं आपको दे दूंगा, मैं कॉस्टिंग की क्लास 10 मिनट लेट स्टार्ट कर दूंगा, मसला नहीं जी। अब मुझे बताओ सर व्हाट इज एनपीवी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बताती है नेट प्रेजेंट वैल्यू? कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को 10% में फाइनेंस किया तो आपको 18 रुपए का फायदा आज ही हो सकता है। अगर ये 11% हो तो ये 18 से कम हो जाएगा, अगर ये 12% हो तो, अगर ये 8% हो तो ऐसा। अब मैं टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, पकड़ना है तुमने उसको। क्या ये प्रोजेक्ट आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न देता है? हाँ सर। पैसा हम इसमें ला कितने वाला रहे हैं? 10% वाला पैसा ला रहे हैं, और ये हमें रिटर्न दे रहे हैं 10% से ज्यादा, तभी तो एनपीवी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं इसको 11% पे फाइनेंस करता तो एनपीवी क्या हो जाती? कम हो जाती। तब भी मैं कहता यार ये प्रोजेक्ट 11% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। व्हाट इफ के 14%, 15% के जीरो एनपीवी थे, तो हम कहेंगे भाई ये प्रोजेक्ट 15% के रिटर्न दे रहा है जो बैंक ही खा जाएगा, हमें कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, एनपीवी पॉजिटिव आना इंडिकेट कर रहा है कि आपको जिस रेट पे पैसा मिल रहा है आप उससे ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है जी। 15% पे डिस्काउंटिंग करो, जीरो आए तो हम कहेंगे भाई इतना ही रिटर्न मिल रहा है कि हम बैंक को पे कर दें, हमें कोई फायदा नहीं है। अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब है भाई इस प्रोजेक्ट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये बैंक का सूद भी पे कर सके। ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है? अच्छा जी, ये बात अगर भेजे में बैठ गई है, अब मैं उसको दोबारा बॉन्ड से लिंक करने जा रहा हूँ। ये पहले कॉपी कर लो, बल्कि आज हम यहीं तक रखते हैं, एक तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, पहले पूरी क्लास की समरी सुन लो फिर कॉपी करना। मैंने आज आपको बताया कि एक बॉन्ड जब हमने इशू करती है, ठीक है जी, तो फेस वैल्यू पे इशू करती है आमतौर पर, ठीक है जी। और डे वन पे कंपनी का जो कूपन रेट होता है जिससे उसने सूद पे करना है, और जो मार्केट में सूद का रेट चल रहा था जनरली क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो कंपनी अपने 1000 वाले बॉन्ड को 1000 पे इशू कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन वक्त के साथ साथ मनी सप्लाई ऊपर नीचे होने की वजह से मार्केट रेट तब्दील हो जाता है। जब मार्केट रेट तब्दील होता है तो सर कंपनी के बॉन्ड की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। अगर मार्केट रेट ऊपर चला गया, हमारे बॉन्ड का कूपन रेट नीचे ही रह गया, तो सर हमारे कूपन की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमारे कूपन की वैल्यू, कूपन रेट ज्यादा है और मार्केट रेट नीचे चला गया, तो हमारे सर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर हमने ये देखा कि सर कंपनी जब भी सूद पे करती है टैक्स बचाती है। तो अगर एग्जाम में टैक्स दिया हो तो मार्केट वैल्यू निकालते हुए क्या करेंगे? कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी कैश फ्लोज जो लेंगे वो नेट ऑफ टैक्स लेंगे, और सर हमारे पास जो डिस्काउंटिंग का रेट होगा वो भी कौन सा होगा? पोस्ट टैक्स होगा। फिर हमने सर एनपीवी का छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा। हमने देखा जनाब आप किसी भी प्रोजेक्ट की अगर एनपीवी निकालते हो एक सर्टेन रेट से, ये वो रेट होता है जिसपे आपको बैंक लोन दे रहा है, और वो पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपको सर उस 10% के रेट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। यानी बैंक को सूद देने के बाद भी आपके जेब में पैसे बचेंगे। ये 18 रुपए जो बच रहे हैं किसको बच रहे हैं? हमें बच रहे हैं, बैंक को सूद देने के बाद। ऐसा आप नीचे देखें ना, हमने बैंक को सूद दिया सारा, उसके बावजूद हमें 18 रुपए बचे। सर अगर ये एनपीवी जीरो हो तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आ रहा है वो उससे सूद में ही चला जाएगा, हमारी जेब में कुछ नहीं बचेगा। ऐसा है मेरे बच्चों? सर इसको कॉपी कर लेना और छुट्टी कर लेना। ये कॉस्ट ऑफ डेट है, ये कर लोगे ना? पहले कॉपी कर लो खुद, फिर